हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉफुल नोट्स। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सेल ऑफ गुड एक्ट ऑफ 1930। इसे स्टार्ट करने से पहले हम एक परफॉर्मा देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। जैसे कि हमको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू किया गया था, एनफोर्स किया गया था 1 सितंबर 1872 को, जिसमें 11 चैप्टर्स थे और 266 सेक्शंस थे। तो जब इसको लागू किया गया था तो उस समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का परफॉर्मा क्या था? परफॉर्मा मीन्स ढांचा क्या था? उस समय ये ढांचा था जिसमें चैप्टर 1 से 6 तक गिवन थे, सेक्शन 1 से 75 तक, जिसमें जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिवन थे। उसके बाद में चैप्टर 7 में सेक्शंस थे 76 से लेके 123, जिसमें प्रोविजंस गिवन थे सेल ऑफ गुड्स के। उसके बाद में चैप्टर 8, उसमें सेक्शन 124 से 147 थे, वो डील करते हैं इंडेमनिटी और गारंटी के प्रोविजन से। चैप्टर 9 में सेक्शंस जो थे वो है सेक्शन 148 से 181, जो बेलमेंट एंड प्लेज बताता है। और जो चैप्टर 10 था वो एजेंसी था, जिसमें सेक्शन 182 से 238 थे। और चैप्टर जो 11 थे उसमें सेक्शन 239 से 266 गिवन है, जो पार्टनरशिप के प्रोविजन से डील करता है। तो ये परफॉर्मा था जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लागू किया गया था। उसके बाद में सेल ऑफ गुड और पार्टनरशिप के जो प्रोविजंस थे इनको रिपील कर दिया गया, यहाँ से इन दोनों को रिमूव कर दिया गया। चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 इन दोनों को रिपील करके इनके नए एक्ट बना दिए गए, जिसका नाम था सेल ऑफ गुड एक्ट ऑफ 1930, जो कि एनफोर्स हुआ था 1 जुलाई 1930। कब लागू किया गया इसको? 1 जुलाई 1930 को। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 आ गया, जो कि 1 अक्टूबर 1932 को लागू किया गया। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इनके अलग से एक्ट बनाने की कहाँ ज़रूरत पड़ी? ये तो यहाँ पे सही थे, इनके प्रोविजंस तो यहाँ पे भी थे, इनके अलग एक्ट बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? आंसर इज़ कि जो इनके जो प्रोविजंस थे सेल ऑफ गुड्स के एंड पार्टनरशिप के, पुराने प्रोविजंस में कई जगह पे ये वैक्यूम था, यानी चुप था, समाधान नहीं मिल रहा था, डिटेल में चीज़ें गिवन नहीं थी। कहीं पे अगर किसी चीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन अराइज होता था तो उसका आंसर नहीं था इन प्रोविजंस में। जैसे कि सेल ऑफ गुड एक्ट में अनपेड सेलर की राइट्स एंड लायबिलिटीज़ की बात आ रही है, जिनका जवाब इन प्रोविजंस में नहीं मिल पा रहा था। इसके वजह से इन दोनों के प्रोविजंस को अलग एक एक्ट में बना दिया गया। जो 2 एक्ट बने हमारे, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। अगर आप RJS की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो अपन के ये 2 टॉपिक है, सेल ऑफ गुड एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट, ये दोनों RJS में नहीं आते हैं। इसके अलावा जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिनको हम लोग जनरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, उसके अलावा जो कि 3 हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10, इनको हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं सेल ऑफ गुड एक्ट, कैसे ये बना ये हमने देखा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. Contract of sale एक कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे सेलर जो है बायर को ट्रांसफ़र करता है। क्या ट्रांसफ़र करता है? प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है? यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। किसको करता है सेंड? बायर को, फॉर अ प्राइस। प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है? कंसिडरेशन, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस, कुछ लेने के बदले कुछ देना, लेकिन वो हमेशा मनी के फॉर्म में होना चाहिए। ये सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 बात करता है। उसके बाद में है द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों ही टर्म आते हैं, सेल भी और एग्रीमेंट टू सेल भी। इनको हम लोग इन डीप और इनका डिफरेंस आगे पढ़ेंगे। इट डील्स विद ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स एंड डज नॉट डील विद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज और प्लेज ऑफ गुड्स, मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी और अ बार्टर ऑफ गुड्स। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स से डील करता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज से डील नहीं करता है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ सर्विसेज से डील नहीं करता है, ना कि प्लेज ऑफ गुड्स से डील करता है, ना मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी से डील करता है, ना ही बार्टर ऑफ गुड्स। बार्टर ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स के बदले गुड्स आप एक्सचेंज कर रहे हो, ये इससे डील नहीं करता है। स्टार्ट करते हैं इसके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के क्या इसेंशियल एलिमेंट्स है? अच्छा, इसके अलावा हमने दो पार्टी पढ़ी यहाँ पे, सेलर एंड बायर, है ना। सेलर कौन होता है? जो गुड्स को सेल करता है, और बायर कौन होता है? जो खरीदता है सेलर से, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में टू पार्टी होती है, फर्स्ट इज सेलर एंड सेकंड इज द बायर। अ सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 में गिवन है। एंड अ बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज, जो खरीदता है या फिर खरीदने के लिए एग्री करता है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में गिवन है। अब देखो, सेलर एंड बायर मस्ट बी टू डिफरेंट पर्सन बिकॉज अ पर्सन कैनॉट बाय हिज ओन गुड्स। सेलर और बायर हमेशा दो अलग पर्सन होने चाहिए, यानी कि एक पर्सन सेलर और बायर दोनों नहीं हो सकता। एक पर्सन अपनी चीज खुद नहीं खरीद सकता है, लेकिन बट इन सर्टेन केसेस अ बायर कैन बाय हिज ओन गुड। लेकिन किसी किसी केसेस में, यानी कि एक्सेप्शन की बात कर रहा है, जहाँ पे बायर अपने खुद के गुड्स को भी खरीद सकता है। वो कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जाम्पल, when goods are sold under the execution of a decree or by a pledgee or a trustee in a bankruptcy। देखो, फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया और अपनी कोई चीज़ गिरवी रख दी, बाद में वो लोन नहीं चुका पाया, तो बैंक के पास राइट है कि जो गुड्स उसने गिरवी रखे थे उसको वो सेल कर सकता है। तो जब बैंक सेल करता है उसके गुड्स को, तो वो पर्सन वापस खुद अपनी चीज़ों को खरीद सकता है, यानी कि वो खुद मालिक था पहले, अब वो खुद वापस अपनी चीज़ें को खरीद रहा है। तो ये पहला इसका एक्सेप्शन हुआ। दूसरा है, इन केस ऑफ सेल बाय ऑक्शन। ऑक्शन मीन्स नीलामी। द सेलर में रिजर्व्स हिज राइट टू बिड इन ऑक्शन एंड परचेज हिज ओन गुड्स। तो ऑक्शन में जो सेलर है वो अपने राइट्स को रिजर्व कर सकता है, यानी कि अपने ही गुड्स को वो वापस खरीद सकता है, लेकिन ये करने से पहले उसको बताना पड़ेगा कि मैं अपने गुड्स को खरीद रहा हूँ, यानी खरीद सकता हूँ, ठीक है। थर्ड है, अ को ओनर ऑफ गुड्स में बाय द शेयर्स ऑफ गुड्स ऑफ अनदर को ओनर। यानी कि अगर एक गुड्स के दो को ओनर है, यानी कि एक गुड्स के दो मालिक हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त थे, वो दोनों एक ही गुड्स के ओनर है, उसमें से एक दोस्त अपने शेयर्स दूसरे को ओनर को बेच सकता है और वो दूसरा दोस्त पूरा हिस्सेदार बन जाता है। तो ये एक्सेप्शन है। फोर्थ इज, देखो इसमें अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे एक प्लेज भी आया है। आपने जब प्लेज पढ़ा होगा तो वहाँ पे जब पॉनर अपनी चीज़ कोई गिरवी रखता है पौनी के पास, प्लेजी के पास, और जब वो वापस लोन का अमाउंट नहीं चुका पाता है, तो प्लेजी जो है वो आगे बेच सकता है उसकी चीज़ को। तो उस सिचुएशन में जो पॉनर है वो अपनी गुड्स को वापस खरीद सकता है। वही सेम चीज़ ट्रस्टी भी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, सिमिलरली पार्टनर में सेल हिज प्राइवेट गुड्स टू द पार्टनरशिप फर्म एंड द फर्म में सेल गुड्स टू इट्स पार्टनर। वही सेम चीज़, जो पार्टनर है वो अपने प्राइवेट गुड्स पार्टनरशिप फर्म को बेच सकता है और वो फर्म से वापस ले भी सकता है। तो सबसे पहला इसेंशियल एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का, वो है टू पार्टीज। दूसरा है गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में गुड्स होने चाहिए, यही इसका सब्जेक्ट मैटर है। अगर गुड्स नहीं होगा तो आप सेल किसका करोगे? अब गुड्स कैसा होना चाहिए? मूवेबल। इन ऑर्डर टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर मस्ट बी सम गुड्स। Goods means every kind of movable property other than actionable claims and money, and includes stock, shares, growing crops, grass, water, copyright, trademark, patent, fruits, etc. But the immovable property cannot be the subject matter of contract of sale. जो subject matter है वो goods है, और जो goods होगा वो हमेशा movable होगा। Movable property means जो कि move हो सकते हैं एक place से दूसरे place तक। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर नहीं हो सकता। इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन से होती है? जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि गुड मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आएगी, अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। पैसे को और एक्शनेबल क्लेम्स को छोड़ के। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं?
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जैसे कि प्रॉमिसरी नोट हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गए। और क्या इंक्लूड होगा गुड्स में? स्टॉक, शेयर्स, ये भी गुड्स हो सकते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स हो सकती है, ग्रास, वाटर। अच्छा, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये तो इमूवेबल होते हैं, ये तो मूव नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह तक, तो ये क्यों गुड्स में इंक्लूड हो रहे हैं, उसको क्यों मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड किया गया है? क्योंकि अगर सेल से पहले इनको काट दिया जाता है तो सेल हो जाती है बाद में, यानी कि सेल से पहले इनको काटना पड़ता है, उसके बाद ही सेल होती है, इसलिए इनको गुड्स में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। थर्ड है प्राइस। अब प्राइस का मतलब क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स कुछ लेने के बदले कुछ देना, exchange of promises from both the sides. Okay, one of the most essential element of contract of sale is price. Price means the money consideration for sale of goods. Price का मतलब consideration in the form of money. Consideration money के form में ही होनी चाहिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 10 में गिवन है, इट इज अ कंसिडरेशन पेड और एग्रीड टू पेड बाय द बायर टू द सेलर। ये एक कंसिडरेशन ही होती है जो कि बायर जो है सेलर को देता है, पेड करता है। Next, if the property in the goods is voluntarily transferred without any consideration, it is a gift. If the property in goods means अगर ownership voluntarily आप ट्रांसफर कर रहे हो बिना कंसिडरेशन के, तो उसको गिफ्ट कहा जाता है, सेल नहीं। The price paid other than in money is not a sale. अगर आप कोई प्राइस पे कर रहे हो जो कि मनी के फॉर्म में नहीं है, उसको हम लोग सेल नहीं कहेंगे। यानी कि जो बार्टर सिस्टम है, पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम किसे कहते हैं? गुड्स के बदले गुड्स देना। ये पार्टी बोल रहा है मैं आपको चावल दे रहा हूँ, तो दूसरी पार्टी बोल रही है मैं आपको अपने गेहूँ देता हूँ, इसको बार्टर कहते हैं। इफ द गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, अगर गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज हो रहे हैं तो उसको हम लोग बार्टर कहेंगे, वो सेल में नहीं आती है। ठीक है। एंड लास्ट इज प्राइस में बी पेड पार्शियली इन कैश एंड पार्शियली in goods valued in terms of money is sale. एक केस था एल्ड्रिच वर्सेस जॉनसन 1857 का केस है। इसमें क्या हुआ था कि जो प्राइस है वो पार्शियली कैश में पे की गई थी। बायर ने क्या किया, आधा तो उसने कैश दिया और आधा उसने गुड्स दे दी, तो उसको भी सेल माना गया क्योंकि उसमें कैश इंक्लूड था। फोर्थ इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सेल ऑफ गुड एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, वापस से कहती हूँ मैं, लॉ के लैंग्वेज में प्रॉपर्टी का मीन्स ओनरशिप है। इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर मस्ट ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द जनरल प्रॉपर्टी दैट इज एब्सोल्यूट ओनरशिप इन द गुड्स टू द बायर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो सेलर है वो बायर को एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर करता है, यानी कि पूरी ओनरशिप ट्रांसफर करता है। किसको? बायर को। देखो दो टाइप की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, एक है जनरल प्रॉपर्टी, एक है स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मीन्स टोटल ओनरशिप ऑफ गुड्स। जब आप एक गुड्स की ओनरशिप पूरी देते हो किसी इंसान को तो उसको जनरल कहेंगे, और स्पेशल मीन्स आप सिर्फ उसको पोजेशन दे रहे हो गुड्स का। राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ गुड्स अंटिल द एंटायर अमाउंट ड्यू अगेंस्ट इट इज पेड। जब तक कोई इंसान पूरा पैसा उसको नहीं चुका देता तब तक उसके पास राइट होती है कि वो किसी इंसान की चीज़ अपने पास रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है, उसको हम लोग पोजेशन कहते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जनरल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ओके, मीन्स एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होती है, टोटल ओनरशिप। ठीक है। फिफ्थ इज फ्री कंसेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में फ्री कंसेंट से होनी चाहिए, डरा धमका के ये सब, इन सब चीज़ों से, फ्रॉड से नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मस्ट बी विद द फ्री कंसेंट। सिक्स्थ इज सेल और एग्रीमेंट टू सेल। जैसे कि मैंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों ही इंक्लूड होते हैं। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इन डिटेल। सेवेंथ है इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जितने भी इसेंशियल एलिमेंट्स थे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, वही सारे इसेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के भी होने चाहिए। ऑल द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। साइमल्टेनियसली मीन्स साथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स थे? वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट यानी डरा धमका के नहीं करना है कॉन्ट्रैक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं, अनलॉफुल नहीं होने चाहिए ऑब्जेक्ट, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी यानी कि साउंड माइंड, मेजर और लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना हो,
एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये सब चीज़ें जो हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ी थी वही सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।